हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। तो जैसे कि आपको बैकग्राउंड तो पहले देख लो, ये पेड़ आंधी से गिरा और फिर इसके बाद लोगों ने उसको काट दिया। उसके बाद लकड़ी वकड़ी जो भी है ले गए। चलो बैक टू द टॉपिक। सो माय नेम इज़ विपुल शुक्ला और आज के इस वीडियो में जो हम बात करेंगे वो बेसिकली आपने थंबनेल तो देख ही लिया होगा। हम बात करने जा रहे हैं ONDC। ये ONDC है क्या, और ये इसको UPI नेक्स्ट, इंडियाज़ नेक्स्ट UPI क्यों बोल रहे हैं, और इसको बेसिकली ई-कॉमर्स बोल रहे हैं। तो क्या इसमें होगा, ये कब तक लॉन्च होगा, किस किस सिटी में लॉन्च होगा, इसके इन्वेस्टर्स कौन है, क्या है, मैं आपको डिटेल में बताऊंगा ONDC के बारे में। सो देखिए, ONDC का फुल फॉर्म है ओपन नेटवर्क डिजिटल कॉमर्स। ओपन नेटवर्क डिजिटल कॉमर्स, तो जैसे कि आपको नाम ही से पता चले, ये एक ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म है जो इंडिया में लॉन्च होने वाला है। जो अभी बेसिकली 29 अप्रैल को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बताया था कि ये ONDC लॉन्च कर रहे हैं। बेसिकली देखिए होता क्या था, इंडिया में जो ऑनलाइन शॉपिंग है वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रही है, और अकॉर्डिंग टू इंडियन गवर्नमेंट डेटा, ये अभी रिसेंट में ई-कॉमर्स की जो है वो 50 to 60 बिलियन डॉलर का मार्केट है, ई-कॉमर्स मार्केट। लेकिन जो 2027 तक है, ये डेटा 200 बिलियन डॉलर का होने वाला है। दैट मीन्स आप गैस कर सकते हैं 50,000 करोड़ का अभी है, और ये 2027 तक 15 लाख करोड़ का बन जाएगा ये मार्केट। तो आप सोच सकते हैं कि इसमें कितना ज़्यादा स्कोप है। और क्योंकि आप जानते हैं कि आजकल जो है, जो सब की चीज़ की जो शॉपिंग होती है वो सिर्फ ऑनलाइन होती है, और अगर जो भी बिजनेस और जो भी बिजनेस है या जो भी सर्विस प्रोवाइडर हैं, अगर वो ऑनलाइन नहीं जाएंगे तो वो बहुत ज़्यादा पीछे हो जाएंगे। तो आज के टाइम पे जो डिजिटल का ज़माना है, अगर आपको बिजनेस करना है तो आपको ऑनलाइन जाना पड़ेगा। तो जैसे कि आप जानते ही हैं कि इंडिया में जो दो बड़े ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, यानी कि जो अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट, तो अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट ने ज़्यादा मार्केट को कैप्चर किया है। आप मान सकते हैं 70 to 80% जो मार्केट कैप्चर है वो अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट ने कैप्चर किया है। तो इनकी मोनोपोली ना चले, यानी कि ये लोग मोनोपोली ना कर पाएँ, जिसके कारण गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ONDC निकाला था। देखिए अमेज़ॉन करता क्या था, अमेज़ॉन बहुत ज़्यादा स्मार्ट है, और ऑफ कोर्स प्रॉफिट बनाने के लिए सारी कंपनियां करती हैं। तो देखिए अमेज़ॉन दो तरीके से चलता था, एक था मार्केट प्लेस मॉडल और एक है इन्वेंट्री मॉडल। मार्केट प्लेस और मॉडल में क्या होता था, मार्केट प्लेस मॉडल में ये होता था कि अमेज़ॉन एक प्लेटफॉर्म था जो बायर और सेलर को कनेक्ट करता था। मतलब कि अगर किसी बंदे को कुछ बेचना है तो वो क्या करेगा, अमेज़ॉन की वेबसाइट पे अपना प्रोडक्ट को लिस्ट करेगा, और जो कस्टमर है वो अमेज़ॉन पे जाएगा और उसको क्या खरीद लेगा। तो और जब कस्टमर उस प्रोडक्ट को खरीदेगा तो अमेज़ॉन को कुछ % कमीशन मिलेगी। तो ये था मार्केट मॉडल, जिसमें काफ़ी सारे सेलर रजिस्टर्ड थे और काफ़ी सारे कस्टमर आते थे अमेज़ॉन की वेबसाइट पे या ऐप पे, तो वो प्रोडक्ट को ख़रीदते थे। और जब प्रोडक्ट को ख़रीदा जाता था तो सेलर क्या था, कुछ % अमेज़ॉन को पे करता था। तो क्योंकि उन्होंने एक प्लेटफॉर्म बनाया था। लेकिन अब दिन पे दिन क्या कर रहा था अमेज़ॉन मार्केट प्लेस मॉडल से इन्वेंट्री मॉडल में शिफ्ट होने को था, या सोच रहा था जाने को। इन्वेंट्री मॉडल में बेसिकली क्या था कि जैसे अमेज़ॉन पे काफ़ी सारे सेलर लिस्टेड हैं, काफ़ी सारे प्रोडक्ट लिस्टेड हैं, ठीक है। तो अमेज़ॉन, लेट्स सपोज़ हम एग्जांपल लेते हैं कि बहुत सारे सेलर हैं जो AC बेचते हैं, ठीक है, AC बेचते हैं। लेट्स सपोज़ राम है जो पैनासोनिक की AC बेचता है अमेज़ॉन पे, और राहुल है वो सोनी की AC बेचता है अमेज़ॉन पे, और कोई दूसरा बंदा है वो भी सेल करता है AC अमेज़ॉन पे, और सबके प्राइस क्या है, डिफरेंट है। किसी की प्राइस है 15 से 20 हज़ार, किसी AC की प्राइस है 20 से 25 हज़ार, किसी AC की प्राइस है 25 से 30 हज़ार। तो जब भी सेलर बेचते थे अमेज़ॉन पे और कस्टमर जब उसको खरीदते थे तो अमेज़ॉन को तो पता चल जाता था कि कौन सी AC है जो सबसे ज़्यादा बिक रही है, और कौन से प्लेस में बिक रही है, और कौन से कलर की बिक रही है। जब अमेज़ॉन के एल्गोरिथम ये मालूम कर लेते थे, क्योंकि उन्हें तो पता है, क्योंकि उनका तो प्लेटफॉर्म है, तो उनको तो पता रहेगा कि कौन सी AC सबसे ज़्यादा बिक रही है और कौन से प्लेस में बिक रही है। कि मुंबई में बिक रही है वो AC 15 से 20 हज़ार वाली, कि दिल्ली में बिक रही है, और कौन से कलर की बिक रही है। लेट्स सपोज़ उनको पता चल गया कि दिल्ली में 15 से 20 हज़ार वाली AC वाइट कलर की सबसे ज़्यादा बेची जाती है। तो अमेज़ॉन क्या करता था, वो
सेलर से इकट्ठा ख़रीद लेता था एसी, बल्क में ख़रीद लेते थे और वो खुद अपना इन्वेंट्री बना लेते थे और वे खुद से फिर वो एसी को बेचते थे। तो जिसके कारण क्या होता, अमेज़ॉन का प्रॉफिट बहुत ज़्यादा बिलियन डॉलर में इंक्रीज़ होता जाता है। अब आप समझ सकते हैं कि जो मार्जिन है बहुत ज़्यादा हाई था, क्योंकि वहाँ पे उनको 2 या 3% कमीशन मिली थी। लेकिन यहाँ पे क्या करते थे, जो एसी की कीमत 20,000 थी, जब वो सेलर से इकट्ठा ख़रीद लेते थे, उसके बाद वो अपना इन्वेंट्री बना के कस्टमर को बेचते थे। तो इससे क्या होता था, अमेज़ॉन को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता था और इसकी मोनोपोली हो जाती थी। इससे क्या होता था, जो हमारे छोटे छोटे सेलर्स थे, जिसके कारण वो दब जाते थे और उनका प्रॉफिट नहीं हो पाता था। तो जिसके कारण गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सोचा कि ये जो जाइंट प्लेटफॉर्म है, सेम फ्लिपकार्ट भी करता था, यही अमेज़ॉन भी कर रहा था। लेकिन 2017 या 16 से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बोल दिया था कि आपको अगर इंडिया में बिज़नेस करना है तो आपको इन्वेंट्री मॉडल से बिज़नेस नहीं करना पड़ेगा। इन्वेंट्री मॉडल से आप बिज़नेस करेंगे तो हम आपको अलाउ नहीं करेंगे, आपको इंडिया से बाहर जाना पड़ेगा। तो जो जितने भी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म हैं वो सारे मार्केट प्लेस मॉडल बन गए थे। तो जिसके वजह से सेलर को थोड़ा सा राहत मिली थी। लेकिन अभी क्या हुआ कि जो हमारे छोटे रिटेलर हैं, जैसे कि आप जानते हैं, जैसे आप गली मोहल्ले में जब आप रहते हैं, जो छोटी सिटी में रहते हैं, जो छोटे दुकानदार होते हैं, आपने देखी होगी कि बाज़ार में जूते की दुकान, चप्पल की दुकान, कपड़ों की दुकान और भी सारे कॉस्मेटिक की दुकान, काफ़ी सारी दुकान होती हैं। तो वो जो रिटेलर थे वो बहुत ज़्यादा छोटे रिटेलर थे। अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट जो छोटे रिटेलर हैं उनको खा रहे थे, क्योंकि ऑनलाइन शॉपिंग दिन पर दिन इंक्रीज़ हो रही है और जो छोटे रिटेलर हैं वो ऑनलाइन जा नहीं पा रहे थे। उनको पता नहीं था कि उनको जाना कैसे है, कैसे सेल करनी है बेसिकली। तो इनको बचाने के लिए गवर्नमेंट ने ONDC का प्लेटफॉर्म लगाया। ONDC प्लेटफॉर्म में बेसिकली होगा क्या, ये होगा कि जैसे आप जानते हैं UPI इंडियन गवर्नमेंट का बेस्ट एग्जांपल है कि अगर आपको एक डिजिटल पेमेंट मेरे से किसी दूसरे बंदे को देनी है, आपको पेमेंट मुझे देनी है, तो अगर आप पेटीएम चलाते हैं और मैं अगर फ़ोनपे चलाता हूं तो आप पेटीएम के थ्रू मुझे पेमेंट कर सकते हैं UPI के थ्रू, क्योंकि आपको खाली स्कैन करना है अपने पेटीएम से और मुझे पेमेंट आ जाएगी। मैं अगर आप फ़ोनपे में रजिस्टर्ड हैं या नहीं है उससे कोई मैटर नहीं करता, आप मुझे पेमेंट दे देंगे। मैं फ़ोनपे में हूं और आप पेटीएम में हैं, लेकिन UPI के थ्रू आपको फ़ोनपे में रजिस्टर्ड करने की ज़रूरत नहीं है, और आप मुझे पेमेंट दे सकते हैं। इसी तरीके से ONDC में क्या होगा, ONDC की मदद से आपको लेट्स सपोज़ आपको फ्लिपकार्ट से शॉपिंग करनी है, लेकिन आप अमेज़ॉन पे रजिस्टर्ड हैं, तो ONDC की मदद से अगर आप अमेज़ॉन में रजिस्टर्ड हैं और आप फ्लिपकार्ट के प्रोडक्ट को बाय कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ONDC। जैसे कि मैंने आपको UPI का एग्जांपल बताया था, फिर से बोल देता हूँ कि अगर आप पेटीएम में रजिस्टर्ड है लेकिन आप फ़ोनपे वाले बंदे को पेमेंट कर सकते हैं जो फ़ोनपे में रजिस्टर्ड है। इसी तरीके से आप अगर अमेज़ॉन में रजिस्टर्ड है तो आप फ्लिपकार्ट से शॉपिंग कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ONDC और आपको फ्लिपकार्ट में रजिस्टर्ड होने की ज़रूरत नहीं है। अब जैसे कि मैंने बताया कि ONDC में होगा क्या, ONDC बेसिकली UPI के थ्रू ही है। UPI के थ्रू आप ONDC में क्या है कि इट्स नॉट अबाउट ई कॉमर्स, इसमें जो फूड प्रोडक्ट का है वो भी आपको मिलेगा। जैसे कि आप कोई भी फूड ऑर्डर करते हैं तो अगर ज़ोमैटो में आप गए, ज़ोमैटो का आपने ऐप डाउनलोड किया और आपको खाना ऑर्डर करना है, तो कभी कभार आप ऐसा भी देखते हैं कि ज़ोमैटो वाले कहते हैं कि हमारा जो डिलीवरी है वहाँ पे होती नहीं है। लेकिन वहाँ पे अगर कोई रेस्टोरेंट होगा, अगर वो ज़ोमैटो में रजिस्टर्ड हो जाता है तो फिर आप क्या करेंगे कि खाना ऑर्डर कर देंगे। लेकिन अगर ज़ोमैटो का डिलीवरी बॉय वहाँ पे अवेलेबल नहीं है, सपोज़ दूसरी कंपनी का डिलीवरी मैन वहाँ पे अवेलेबल है, लेट्स सपोज़ ज़िप्टो का डिलीवरी मैन वहाँ पे अवेलेबल है, तो क्या होगा, खाना तो आपने ज़ोमैटो से ऑर्डर किया लेकिन जो डिलीवरी होगी वो ज़िप्टो कंपनी के द्वारा होगी। ज़िप्टो कंपनी का मैन आपको फूड डिलीवर करेगा विद द हेल्प ऑफ ONDC। यानी कि इसमें होगा क्या कि आपने खाना तो ज़ोमैटो से ही ऑर्डर किया, लेकिन वो ऑर्डर डिलीवर किसके थ्रू होगा, वो ऑर्डर डिलीवर होगा ज़िप्टो के थ्रू। तो ONDC का यही फ़ायदा है। और लेट्स सपोज़ एक और एग्जांपल समझते हैं कि जैसे आप भोपाल में बैठे हैं और आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, तो आपने लेट्स सपोज़ हेयर ड्रायर ऑर्डर किया, तो हेयर ड्रायर सबसे पहले आपको दिखाया जाएगा जो आपके सर्किल का आसपास है, जो छोटे रिटेलर हैं जो आपके 5 से 6 किलोमीटर के एरिया में बैठे होंगे, उनका हेयर ड्रायर आपको दिखाया जाएगा। तो अगर आप वहाँ से ऑर्डर करते हैं तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, छोटे रिटेलर का
सेल होगी और आपको जो प्रोडक्ट है वो 2 से 3 घंटे में आपके घर पे डिलीवर हो जाएगा। इसके बाद आपको इसमें ये फीचर भी है, लाइक आपने ट्रिवागो का ऐड देखा होगा। Well, Trivago does the work for you and instantly compares more than 600,000 hotels for more than 200 different websites. मैं लगा दूंगा अगर आपने नहीं देखा। ट्रिवागो का फीचर क्या था कि वो एक वेबसाइट थी, लेकिन उस वेबसाइट में सारे का कंपैरिजन होता था, सारे होटल्स का कंपैरिजन होता था। उसके बाद आपने सारे कंपैरिजन का होटल देख लिया, उसके बाद आपको जौन सा भी होटल अच्छा लगे उसको आपने बुक कर दिया। तो इसी तरीके से ONDC में ये होगा कि आपको जैसे हेयर ड्रायर या मोबाइल, सपोज़ टी शर्ट बाय करनी है या मोबाइल बाय करना है, तो आप ONDC के ऐप में जाएंगे और आपको सारे प्राइस कंपैरिजन हो जाएगा कि अमेज़ॉन पे ये चीज़ इतने की मिल रही है, फ्लिपकार्ट पे ये चीज़ इतने की मिल रही है, स्नैपडील पे इतने की मिल रही है, मिंत्रा पे इतने की मिल रही है, और जो छोटे रिटेलर हैं वो इतने का बेच रहे हैं। तो आपको प्राइस का कंपैरिजन पता चल जाएगा। प्राइस का कंपैरिजन पता चल जाएगा तो ये आपके लिए ईजी हो जाएगा। कस्टमर के लिए क्या हो जाएगा, कस्टमर के लिए सस्ता और अच्छा हो जाएगा। व्हाट कस्टमर वांट, कस्टमर चाहता क्या है कि उसको प्रोडक्ट अच्छा मिले और सस्ते से सस्ता मिले और उसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो। और सेलर का क्या, सेलर चाहता है कि उनका प्रोडक्ट इतने में सेल हो कि उनका थोड़ा बहुत प्रॉफिटेबिलिटी में ही रहें, रेवेन्यू इतना जनरेट हो जाए कि उनका कंपनी डूबे ना और वो डे बाय ईयर ग्रोथ करते रहे। तो ONDC के प्लेटफॉर्म से ये सबसे बड़ा एडवांटेज होगा। अब बात आती है कि इसमें इन्वेस्टर्स कौन है। तो जब लॉन्च हुआ था तो इसमें काफ़ी सारे प्राइवेट और पब्लिक बैंक ने अपना इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी स्टेक खरीद लिया है 1-1%, जिसमें SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, HDFC बैंक है, एक्सिस बैंक है, पंजाब नेशनल बैंक है। काफ़ी सारे प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर बैंक ने इसमें स्टेक खरीद लिए हैं, ऑलरेडी पैसा इन्वेस्ट कर दिया है। और जैसा कि आप जानते हैं गूगल, तो ये नोटिस अभी आज ही और कल में ही आया था कि गूगल भी पार्टनर होना चाहता है ONDC के, बिकॉज इट विल बी अ ह्यूज सक्सेस। ये गारंटी के साथ इंडियन रिटेल मार्केट को हिला के रख देगा। और ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म, जैसे कि आप जानते हैं, इंडिया का, ये दुनिया का सबसे लार्जेस्ट मार्केट है। इंडिया इज़ द सेकंड वर्ल्ड लार्जेस्ट मार्केट। तो दोस्तों, इस वीडियो को अब हम यहीं ख़त्म करते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।